ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने इस असाइनमेंट का पहले 19 क्वेश्चन किए थे ना, तो बाकी क्वेश्चन अभी करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करना ना, 20 से 40 तक। ट्राई करो, 20 ट्राई करो। बताओ क्या आंसर आएगा। देखिए फिर ये क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.7 है, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 है। एंड फिर ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो यहाँ से ये पूछ क्या रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ए बी कॉम्प्लीमेंट। ए बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, तो बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन है। जैसे नंबर में एक्स वाई लिखा रहता है, इसका क्या मतलब है कि एक्स इंटू वाई है। तो सेट में आपको बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब इंटरसेक्शन है वहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि है ए माइनस बी। और इसने बता रखा है ए सबसेट है बी का। ओ, तो ए सबसेट है बी का। तो बताइए आप लोग मुझे, ए माइनस बी सेट किसके इक्वल आएगा। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो। सो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए माइनस बी। सर 0। सर बी जिनको डैश। समझ आ रहा है बताओ। देखो वेन डायग्राम अगर बनाऊं तो ए इसके अंदर है ना, ए यहाँ है और बी ये वाला सेट है। सो व्हाट इज ए माइनस बी, व्हाट आर एलिमेंट्स इन ए दैट आर नॉट इन बी। डिफरेंस ऑफ सेट्स पता है ना आप लोगों को, ये भी नहीं पता सर है। जीरो। सैंपल स्पेस माइनस है। अरे कोई तो बताओ, किसी को समझ नहीं आता ये। ए सबसेट बी का ए माइनस बी क्या होगा। अभी के सर लिए मान 0। लो ए 1 है फॉर एग्जाम्पल, और बी अगर 1 2 है, सो व्हाट इज ए माइनस बी। सर एम्प्टी सेट। जीरो। ये आवाज़ मेरे तक क्यों नहीं आ रही है, एक मिनट, आवाज़ म्यूटेड है, एक मिनट एक मिनट। अरे इसको म्यूट काहे कर देते हैं शिवा भाई। अरे क्या मतलब है, ठीक है सॉरी, वो ये हमारी साइड से आवाज़ नहीं आ रहा था ना। हाँ, ओके, सो फाइन। सो क्या होगा ये, एम्प्टी सेट। सर एम्प्टी सेट। या ठीक है, तो यहाँ से म्यूट था, ठीक है ना। तो ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। सो मिनिमम मैक्सिमम कोई रोल ही नहीं है, देख लो, तो 0 होना चाहिए। सर इसको हम बूलियन इक्वालिटी से नहीं कर सकते, मिनिमम पूछा है तो।
करके देखिए क्या आएगा। उससे 0.5 आ रहा है। हैं, बट ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसमें तब ना जब आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं, वहां पे दिक्कत ये है। हाँ, इसमें इसका कोई रोल नहीं है इसमें। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है ये। अगर ए सबसेट है बी का, तो ए की प्रोबेबिलिटी पक्का लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होनी चाहिए थी, हाँ या ना? और यहाँ ये क्या कह रहा है? तो ये तो क्वेश्चन में ही कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, या वहां कुछ और पूछा होगा, है ना? मतलब यही कॉन्ट्रडिक्शन है ना। ये ऐसा हो सकता है क्या, ए सबसेट ऑफ बी का और ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? सर नहीं। हो सकता है बी सबसेट हो एक। हाँ एग्जैक्टली, वैसा कुछ हो सकता है कि बी सबसेट हो गया, तब फिर हम कुछ कर सकते हैं ना, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो ए सबसेट नहीं होगा बी का, ए सुपर सेट हो सकता है। ओरिजिनल क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या है, यहाँ टाइपिंग में एरर किया होगा, ऐसा हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है अभी, है ना। सो ये है, हालांकि इसको यूज किया ही नहीं यहाँ पे। अगर इस कंडीशन को यूज किया तो इसी से आंसर आ गया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इसकी जरूरत तब करेंगे पड़ेगी ना, मतलब अगर इस कंडीशन को हम इग्नोर करें या इसकी कोई जरूरत ना है, तब जाके, ठीक है ना। तो हम इसको, या तो यहाँ कुछ है ना, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तीनों एक लाइन, तीनों एक साथ सही नहीं हो सकता, तो इसमें कुछ मिस्टेक है। नहीं तो आप बोल्स इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे तो उससे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर मैं इस कंडीशन को इग्नोर करूं जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब यहाँ मान लो मिस्टेक है, सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मोर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, सो मोर देन इक्वल टू 1 माइनस, और पी ए कॉम्प्लीमेंट 0.3, पी बी 0.2, फिर 0.5 हो जाएगा। तो मिनिमम 0.5 उस केस में हो सकता है ना। तो अगर इस कंडीशन को हम इग्नोर करें, तब इस कंडीशन को कंसीडर करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगी, इसको इग्नोर करेंगे तो आंसर 0.5 है, ठीक है। सो एनीवे इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, बट अगर आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन सही होगा तो आंसर आप सही निकाल लेंगे, ठीक है। ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम नेशनल सेंसस सर्वे रिपोर्ट इज, तो ये सैम्पलिंग अभी देखेंगे तब आएगा। तो इसमें आइए 22, अर्न ए कंटेन 4 white 6 black ball, ओके। सो अर्न ए है 4 white 6 black ball, अर्न बी कंटेन 6 white 4 black balls, an urn is selected at random, ball is drawn at random from the selected urn if the ball drawn is white। कल भी एक क्वेश्चन किया था, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न ए वाज सिलेक्टेड, है ना। तो ये होगा ए, क्या प्रोबेबिलिटी अर्न ए वाज सिलेक्टेड इफ बॉल वाज वाइट, यही है। तो ठीक है ना, गिवन है इवेंट, तो इसका कुछ नाम दे दो, वाइट को डब्ल्यू दे दो इवेंट। सो वैसा है, तो इसका बेस थ्योरम लगाओ। सो 2 अर्न है, एक ए है एक बी है अर्न, इस तरह से, तो उसके अकॉर्डिंग है ना E1 E2 इवेंट ले सकते हो। E1 अर्न ए, सॉरी अर्न ए, और E2 अर्न बी, एंड ए इवेंट चाहो तो या कुछ भी इवेंट ले लो, डब्ल्यू ले लो, डब्ल्यू इवेंट वाइट, तो इस तरह से। तो आपको चाहिए E1 गिवन डब्ल्यू, है ना। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन डब्ल्यू निकालो जी, बेस थ्योरम लगाओ। अपॉन अप्लाई बेस थ्योरम, ठीक है, सर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो ये कर लोगे ना, और जो नहीं कर पा रहे हैं क्लास 12th का बुक देखो, नहीं तो 12th में जाकर एडमिशन ले लो, और फिर जाके सीख के फिर आना ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हो जाने चाहिए, नहीं हो रहा है तो आप मतलब आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब 11th 12th में ही है। तो 2 numbers आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 से 24 है, ठीक है। तो 1 से 24 नंबर्स हैं, इनमें से आप 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट, ओके। सो 2 नंबर्स सेलेक्टिंग विथ रिप्लेसमेंट, एक सेलेक्ट किया फिर वापस रखा, फिर उनमें से दूसरा सेलेक्ट किया। अब आपसे पूछ रहा है इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट 2 इवेंट्स
that the number drawn are multiple of 4 and 5 respectively. So A है number multiple of 4, तो क्या क्या आ जाएगा 4, 8, 12, 16 and 24, यही आएगा. B है multiple of 5, 5, 10, 15, 20, यही आएगा. कुछ कॉमन है इसमें? कॉमन तो नहीं है ना. तो क्या प्रोबेबिलिटी है A गिवन B एंड B सर गिवन है? 20 दोनों में आएगा ना. अच्छा मैंने यहाँ 20 मिस कर दिया. वही पूछ रहा हूँ कि कॉमन क्या है. एक मिनट, तो लिखने में मैंने गलती किया है. 20, 24 सही है. अब देख लो एक बारी. हाँ 4 का मल्टीपल है 4, 8, 12, 16, 20, 24. ठीक है 5, 10, 15, 20 सही है यहाँ तक. सो 1 से 24 है ना ये, तो 20 कॉमन है. फाइन. सो नाउ दे आर आस्किंग यू फाइंड A गिवन B प्लस B गिवन A. अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, निकाल लेंगे. बताइए आंसर, बताइए निकाल के. आसान है. कर पाओगे भाई या मैं सॉल्व करूं? तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A सर इंटरेस्ट ऑप्शन 4. फोर्थ ना. हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना. ये सब CUET के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, है ना. लेकिन वहाँ पे ये होता है कि एट रैंडम कुछ नया मिलता है, तो आप अगर बहुत प्रैक्टिस की हो तो वहाँ भी कर पाओगे. अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, घर पे बच्चा सारा PYQ कर लेता है और एग्जाम में वो नहीं कर पाता है, तो इसमें पता नहीं समझ आता क्यों नहीं कर पाता है. सो अगर समझ आ गया है अप्रोच तो हो जाना चाहिए. ठीक है ना. तो इसको निकाल लेंगे ना आप लोग. जस्ट पुट कीजिए, सब कुछ पता ही है. यहाँ से A इंटरसेक्शन B लिखेंगे तो सिर्फ 20 कॉमन है, तो वैसे हो गया. इंटरसेक्शन में एक ही कॉमन है ना, सो 1 आउट ऑफ 24 इक्वल लाइकली. अच्छा 2 सेलेक्ट किया था ना हमने. एक मिनट हमने तो एक नहीं, ध्यान से देखो पहले 2 सेलेक्ट किया है. सो उसके अकॉर्डिंग विथ रिप्लेसमेंट ना, कोई दिक्कत नहीं है. तो two numbers are selected at random from the numbers this with replacement. ठीक है. If A and B represent two events that the numbers drawn are multiple of 4 and 5 respectively. अच्छा तो 2 नंबर इसमें से आएंगे, है ना, और एक इसमें से आएंगे, और यहाँ है 2 नंबर्स यहाँ से आएंगे. इसका क्या मतलब है? तो मतलब है कि A गिवन B, B गिवन A. सो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? A इवेंट का क्या मतलब? दोनों नंबर A में से आएंगे. B का मतलब दोनों B में से आएंगे. और A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब है कि, है ना, इंटरसेक्शन से आएंगे, ये मतलब हुआ ना. ओके. सो कैसे किया आपने जी? क्योंकि हमें 2 नंबर सेलेक्ट करने से ना, एक नहीं. तो 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? दोनों नंबर इससे आएगा. तो अगर मैं वैसे लिखूं कि जैसे ये तो 2 नंबर इसमें से आना है, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 2 नंबर फ्रॉम दिस A इंटरसेक्शन B. तो ये तो एक ही चॉइस है ना, तो 1 into 1 हो जाएगा. मैं नंबर ऑफ A लिख देता हूँ, सैंपल स्पेस कट जाएगा. यही है. एंड B में से आएगा 2 नंबर. B में कितने आउटकम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना. तो यहाँ हो जाएगा 6 into 6, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है. ये B का आ गया. ऐसे ही प्लस यहाँ ऐसे ही होगा 1 into 1. और यहाँ कितना होगा A में? एक सॉरी ये A का था, नॉट B. सो ये इसका हो गया ना. हाँ, और ये B वाला इधर लिख देता हूँ. तो इसमें आएगा 4 गुने 4. तो इससे क्या आता है जरा देखो, इससे क्या आंसर आएगा? ऐसा कुछ बनेगा या? कितना आता है सिंप्लीफाई हो गए? सर सर मैंने तो इसमें नॉर्मली फॉर्मूला लगा के कर दिया था. AB की प्रोबेबिलिटी और A इंटरसेक्शन B की. हाँ तो और आपने फिर ऐसे किया फॉर्मूला होगा में 1 पुट बाई किया. 24 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बाई 24 ऐसा.
एंड प्लस यहाँ से मतलब बी का लिख दिया ना, बी में कितने हैं, तो मैं ये पहले लिख देता हूँ, तो है ना, यहाँ पे जाओ तो 1 2 4 था ना, सो 4/24, 1/24 अपॉन 6/24, ऐसा किया था आपने, तो ये कट गया, तो यहाँ से 1/4 प्लस 1/6, यही ना, सो कितना आया था आपका? जी सर, ऐसे 5/12 आ जाएगा सर। 5/12। हाँ ऐसे तो 5/12 ठीक है, लेकिन इससे क्या आएगा, नहीं पूछ रहा हूँ, 13/144। ऑप्शन मैच कर रहा है उससे, नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब है कि 2 नंबर का क्या रोल हुआ फिर, क्वेश्चन ये है कि जो 2 नंबर्स बोला है उसका क्या रोल है, यहां जो हम कर रहे हैं तो फिर एक ही नंबर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ये बोल रहे हैं एक नंबर सेलेक्ट किया, तो या तो लिखने में थोड़ा भी गलती है, चेक करो, 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, तो 2 नंबर्स का क्या रोल हुआ, इसमें हम 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें करें 1/24, 4/24, तो ये तो बस एक नंबर हम ले रहे हैं ना, आंसर मतलब यही हो, आंसर की में देखो क्या है, तो फिर 2 नंबर का कोई रोल नहीं रहेगा, और इससे तो मुझे लगता है मैच नहीं करेगा, है ना, 6×6 4×4, तो इससे तो कुछ और ही आएगा जो कि मैच नहीं करेगा, तो आंसर तो यही सही है, तो यहाँ 2 नंबर्स लिखने का मुझे लगता है कोई सेंस नहीं होना चाहिए, देखो तुम लोग बताओ क्या तुम्हें समझ आ रहा है ना, यहाँ तो ऐसा होना चाहिए 1 नंबर इज सेलेक्टेड, कि अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम दिस, ऐसा होना चाहिए, ए डिनोट दिस एंड दिस, देन व्हाट इज दिस, ठीक है ना, एनीवे आंसर तो ठीक है, बट सीयूटी का ही दिक्कत है ना, ये लोग इसमें भी गलतियां मिलेंगी तुम्हें, चलो 24 देखो क्या है, बट अप्रोच समझ आया ना, मेन इंपॉर्टेंट है अप्रोच, आपको पता हो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, ये है द वेटेड एवरेज ऑफ, तो वेटेड एवरेज में डिफाइन किया था, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है, कि द वेटेड एवरेज ऑफ फर्स्ट 2n natural numbers when the every odd number is assigned weight -1 and every even number is assigned weight +2, तो ये हमने लिखा था, आपको याद होगा, वेटेड सम wi इंटू xi अपॉन समेसन wi यहाँ वेट है xi पे, और जो भी i है i फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ 2n नंबर्स हैं, तो यहाँ होगा 2n 1 to 2n, xi क्या है, तो यहाँ जो xi है वो नंबर फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर, ये तो i ही है, लेकिन वेट अलग है ना, ये xi तो i है, मैं फिर बता रहा हूँ xi है, या xn बोलो तो ये है, या xi ही लिख देता हूँ, तो xi इज i, एंड wi के 2 कैटेगरी हैं, वेट है -1 ऑड के लिए, एंड वेट है +2 इवन के लिए, तो करो सिंप्लीफाई करो, आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कीजिए सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आएगा, ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला था जो हमने क्लास में लिखाए थे आपको, ठीक है, सर इसमें सिग्मा WI क्या होगा? सिग्मा WI वेट का सम, वेट क्या है सर -1 नहीं, यहाँ पे क्या लेंगे उसको? +2, देखो ना, जैसे पहला टर्म ऑड टर्म्स में -1 लिखना है, इवन टर्म्स में +2 लिखना है, ऐसा, जैसे मैं समझाऊं आपको, W1 क्या होगा, तो W1 वेट था पहले नंबर पे, तो W1 इज -1 एंड W2 इज +2, W3 इज -1, W4 इज +2 एंड दिस वे इट विल कंटिन्यू, ठीक है, वहां लिखा है ना कि जब i ऑड है तो -1, i इवन है तो +2, इस तरह से, और जैसे हम x1 यहाँ 1 है, x2 यहाँ 2 है, x3 3 है, x4 4 है, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, समझ आ रहा जी, अप्लाई कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा, तो ऑड वाला एक साथ रखो, इवन वाला एक साथ रखो तो सही रहेगा, सिंप्लीफाई करो भाई, घर पे जब सॉल्व होगा क्वेश्चन तभी एग्जाम में सॉल्व होगा, घर पे नहीं होगा तो एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं होगा, बहुत बार तो घर पे हो जाता है एग्जाम में नहीं होता है, वो चलो अलग चीज़ है, लेकिन घर पे भी सॉल्व नहीं होगा तो एग्जाम में तो पक्का नहीं होगा, रैंक +2। ओके n +2 आ रहा है, ठीक है,
सेकेंड ऑप्शन है ना। चलिए जी, तो मैं सॉल्व करूं या समझ आ गया सबको? सबका आ गया ना? अगर सॉल्व करना हो तो बताना, नहीं तो मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, फॉर्मूला लिख ही दिया है। ओपन करो, ऑड नंबर के साथ यहाँ ऑड नंबर 1 2 3 4 लगाओ इस तरह से, ऑड के साथ -1 लगाओ, इवन के साथ +2 लगाओ और सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ -1 +2 -1 +2 चलता रहेगा, ठीक है ना? इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, PA 0.3 है, PV कॉम्प्लीमेंट 0.4 है, PA यूनियन B 0.8 है, ठीक है ना? सो PA 0.3, PV कॉम्प्लीमेंट 0.4, तो मतलब यहाँ से आ गया PV 0.6, है ना? और इन तीनों को मिला देंगे तो PA इंटरसेक्शन B आ जाएगा 0.1, सो ये हो जाएगा। निकालिए, तो ये निकाल लोगे भाई, ये है सर 0.9। हाँ होल कॉम्प्लीमेंट, सो 1 इंटरसेक्शन का ना, इंटरसेक्शन का डी मॉर्गन्स लॉ, सो A इंटरसेक्शन B, सो 1 - 0.1 0.9। चेक कर लो बाकी लोग, ठीक है? देख लो, जी सर 0.9 ही आएगा। ओके है, ठीक। तो नेक्स्ट जो है आपका कि इफ 4 लेटर्स आर टू बी प्लेस्ड randomly in 4 corresponding addresses envelopes, then the probability that all of them are not placed in the right envelope is। तो एक फॉर्मूला होता है मैचिंग प्रॉब्लम, उससे इजीली आंसर आ जाएगा। जो मैचिंग प्रॉब्लम एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जो जैम में भी जो बच्चे किए होंगे बताया होगा फॉर्मूला। इसमें ये होता है कि लेटर है, इन्वेलप है, या कपल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, या होटल में गया तो तुमने डिशेस ऑर्डर किए, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, हैट वाला क्वेश्चंस आपने देखा होगा। तो ये सब इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है, जो हैट थ्रो करते हैं ना इस तरह से। सो ये सब मैचिंग प्रॉब्लम में आता है। तो इसमें टोटल n पेयर्स होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे है कि एक इन्वेलप है, एक लेटर है, तो n पेयर्स हैं, n लेटर्स हैं, एनवेलप है, तो n लेटर्स को आप रैंडमली एनवेलप में पुट करते हो। सो कितने लेटर राइट इन्वेलप में जाएगा, सब लेबल्ड है दोनों, ठीक है ना? तो आपको ये देखना होता है, नंबर ऑफ मैचिंग देखने होते हैं, n ऑब्जेक्ट्स में, n पेयर्स में कितने मैच करेंगे। तो इसमें सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है k मैचिंग का। कोई बताओ जिनको याद है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ k मैचिंग आउट ऑफ n पेयर्स? याद है किसी को? सर इसमें मैंने तो वो डी अरेंजमेंट वाला लगाया हाँ वही है, लेकिन फॉर्मूला याद है मैचिंग फॉर्मूला तुम लोगों को? r factorial into 1 minus
1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल ऐसे। क्या है, कोई बताओ जिनको ठीक से याद है, समेशन फॉर्म में बताओ। r फैक्टोरियल इंटू हाँ 1 इन माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 एक फैक्टोरियल मिनट, आर फैक्टोरियल, हाँ इंटू इंटू ये 1 आर माइनस मैचिंग का बता रहे हो तुम। 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल हाँ प्लस 1/2 फैक्टोरियल हाँ माइनस 1/3 फैक्टोरियल। हाँ, वैसे ही और टर्म में वो माइनस होते कहाँ तक जाएगा, जाएगा? -1 का पावर r/n फैक्टोरियल -1 की पावर आर बाई n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। हाँ, जैसे इसमें ये वाला में 4 ये लेटर्स आर तक क्यों मतलब जाएगा? टर्म्स तो तुम्हारे राइट n हो प्लेस। गए। नहीं, जैसे बोल रहे हैं कि 4 अगर मतलब कोई भी 4 लेटर है या 5 लेटर है, n लेटर है, हम्म वो n इनवेलप में रॉन्गली प्लेस्ड करना है उसे, अच्छा, उसका तो तुम फॉर्मूला इस बता रहे हो। तरह हो। हाँ वो हाँ तुम समझ रहे हो जो तुम कह रहे हो, मैं इन जनरल फॉर्मूला बोल रहा हूँ के मैचिंग का। यहाँ के जीरो है इस क्वेश्चन में, नो मैचिंग है, लेकिन बोलता क्या प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली वन इनवेलप मैच हो रहा है, वन लेटर इज इन करेक्ट इनवेलप। फिर बोलेगा क्या प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू एग्जैक्टली टू लेटर्स आर इन करेक्ट इनवेलप। देखो तो ये बनेगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ एन ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली के मैचिंग, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली के मैचिंग का, कि 1/k फैक्टोरियल समेसन, यहाँ आएगा -1 की पावर k, नहीं k नहीं, यहाँ पे कुछ नया ले लेता हूँ। सो -1 की पावर r/r फैक्टोरियल, r फ्रॉम 0 टू n-k, ठीक है, ये हो जाएगा 1/k फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये पुट करो। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली के मैचिंग का, इसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है, 1/k फैक्टोरियल समेसन r फ्रॉम 0 टू n-k -1 की पावर r/r फैक्टोरियल। आपके क्वेश्चन में कितने लेटर कितने इन्वेलप है? 4 लेटर 4 इन्वेलप है। एन यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 4 है। कितने मैचिंग चाहिए आपको? ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट इन्वेलप। कोई मैच नहीं कर रहा, मतलब कोई भी लेटर जो है किसी भी करेक्ट इन्वेलप में गया ही नहीं, है ना। ऑल आर नॉट इन द करेक्ट, मतलब ये है कि देयर आर जीरो मैचिंग। तो आप n को 4 रखो, k को 0 रखो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, पुट करो इसको। सो दैट विल रिड्यूस टू 1/0 फैक्टोरियल समेसन r फ्रॉम 0 टू n, जो कि है 4 -1 की पावर r/r फैक्टोरियल। ओपन दिस समेसन, तो ये तो 1 ही हो गया बाहर, तो समेसन को खोल दो। 0 रखोगे तो कितना होगा? 1 -1/1 जो बता रहा था वो, तो ये सिर्फ तुम्हें 0 के लिए याद है, जो तुम्हें याद है वो सिर्फ इसके लिए याद है। ये फॉर्मूला k1 होता तब भी पूछता क्या प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 लेटर इज इन करेक्ट इनवेलप, या एग्जैक्टली 2 लेटर आर इन करेक्ट इनवेलप, या एग्जैक्टली 3, इस तरह से पूछेगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा। तो पुट करो इसको। 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखा, फिर 4 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहीं तक जाना है ना। 5 टर्म, 1 2 3 4 5। इसको सिंप्लीफाई कीजिए जी, बताइए इनमें से क्या आएगा। ये तो कट जाएगा, बाकी सिंप्लीफाई करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें। है ना, यहाँ पे के कुछ भी हो सकता है। हेयर के कैन टेक एनी वैल्यू 0 1 2 अप टू n, ठीक है ना। तो हमारे केस में 0 था। सिंप्लीफाई कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। और फर्दर अगर लिखूं मैं इसको, तो ये है 1/2 -1/6 प्लस 1/24। 24 एलसीएम ले लीजिए।
सर 7/24 ये ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला याद रखना, इससे इजीली हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसका नाम है मैचिंग फॉर्मूला, ठीक है, द मैचिंग प्रॉब्लम। गूगल करोगे तो ऐसी फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तुम जस्ट ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आप गूगल करना जस्ट मैचिंग प्रॉब्लम, तो आपको बहुत सारे इसका प्रूफ्स मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से। ठीक है हेलो सर। जी। सर आंसर मेरा 23/24 निकल रहा है। किससे? जो फॉर्मूला लिखा है उससे या किसी और तरीके से? हमारा भी क्या आया था? नहीं था ना? जी सर। कितना आएगा ये? 24 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 12 माइनस 4 प्लस 1, बताओ। 9/2 हम्म 9/24 ये सही लिखा है मैंने? जी सर, इसको सोल्व करने पे 9/24 ही आ रहा है। तो ऑप्शन है इसमें कोई? अच्छा, ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है भाई? 0 1 2 3 4। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बताइए। सर मैं ना ऐसे सोचा कि 4 वेज है ना, 4 करस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड 4 एनवेलप, तो मैंने 4 फैक्टोरियल ले लिया। तो एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मैंने ये सोचा कि एक बार तो करेक्ट एड्रेस पर एनवेलप जा ही सकता है, तो 1/24 प्रोबेबिलिटी होगा। तो उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ना गलत बार होगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सही बार होगा, तो 1 माइनस 1/24, तो 23/24 हो गया। नहीं वो तो ठीक है, बट इससे क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ तो कुछ तो प्रॉब्लम है इसका मतलब। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमारा 0 है ना, यहाँ पे 0 मैचिंग। लेकिन ये तो हम क्वेश्चन गलत समझ रहे हैं, ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन राइट एड्रेस्ड इनवेलप, और मैं निकाल रहा हूँ नन ऑफ देम आर इन द, ओके दोनों शायद अलग अलग वर्ड है। जो मैं निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ अभी मैंने क्या निकाला है कि नन ऑफ लेटर्स आर इन करेक्ट इनवेलप, ठीक है ना, ये मैंने फाइंड किया है। और जो आप बता रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ये नेगेशन है। किसका नेगेशन है? ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट इनवेलप। ये समझो इसका स्टेटमेंट क्या है कि जैसे जो मैंने लिखा है ना, मान लो अगर इसको इवेंट में ई बोलता हूं, मैं अभी समझने के लिए बता रहा हूं, अगर ये मेरा इवेंट ई है तो यहाँ ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे सेंस में, जो मैं समझ रहा हूं। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसका कोई कॉम्प्लीमेंट बताओ। एटलीस्ट वन करेक्ट एनवेलप जाएगा हाँ करेक्ट ठीक एड्रेस है, पे। तो इसका मतलब हुआ कि एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स करेक्ट इनवेलप, ये है। ओके अब यहां समझिए, अगर मैं इसका नाम मान लो इवेंट अभी के लिए ए दे देता हूं, लेट से ए है कि ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट इनवेलप, ये मेरा इवेंट ए है। अब यहां मुझे बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? Sir, all of them are placed हाँ in the right envelope. एग्जैक्टली तो यहाँ पे ये है, तो चलिए मैं फाइंड कुछ और कर रहा हूँ, है ना। ऑल ऑफ देम आर इन राइट इनवेलप, ठीक है। सो मैं फॉर्मूला वही यूज करूंगा फिर से जो मैंने पहले लिखा था। तो यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, ये है, तो मैं सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मैचिंग, ये है। सो दोनों अलग अलग, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम, थोड़ा लैंग्वेज समझने में दिक्कत है। सो 4 मैचिंग, ठीक है, ये है जो एक कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मैचिंग। तो उसी फॉर्मूले आप के की जगह 4 रखो अब, और अब बताओ आंसर क्या आएगा। तो फॉर्मूला क्या था? 1/k फैक्टोरियल समेशन -1 की पावर r/r फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 टू n माइनस k। तो n यहाँ 4 है मेरा, n यहाँ 4 है, और k भी 4 है, एक कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं मैं, तो इसमें k भी 4 है। सो देयर आर 4 मैचिंग। सो यहाँ n माइनस के, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 मतलब 0 रख देना है। तो यहाँ से आ गया 1/24, और इनटू में आपके पास आ गया 0 की -1 की पावर 0/0 फैक्टर मतलब 1 हो गया।
तो ये 1/24 हो गया। तो ये मैंने एक कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, मुझसे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा गया है। सो 1 - 1/24, सो 23/24। तो यहाँ मुझसे गलती क्या हुई है, समझने में लैंग्वेज। ठीक है, आप जो कर रहे थे वो भी सही है, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, सही है, ठीक है ना, वो भी राइट अप्रोच है। समझिए इसको क्या किया है। तो पहले जो हम फाइंड कर रहे थे, मैंने जो निकाला ये निकाला था, है ना। तो मतलब ये जो लैंग्वेज है और जो मैंने निकाले हैं वो दोनों सेम नहीं है, तो मतलब मुझे समझने में गलती हुई है। ठीक है, देखो एक बार ठीक से। मैंने जो फाइंड किया, ये फाइंड किया है कि नॉन ऑफ द लेटर्स आर इन द करेक्ट इनवेलप। हमने फाइंड किया जीरो मैचिंग, मतलब कोई भी लेटर किसी सही इनवेलप में नहीं है। लेकिन यहाँ वो पूछना ही नहीं चाह रहा, यहाँ कुछ और पूछा है। ये एक नगेशन है इस लाइन का, है ना, इस लाइन का नगेशन पूछ रहा है आपसे। ये लाइन है ऑल ऑफ देम आर इन द राइट इनवेलप, मतलब ऑल 4 आर इन द करेक्ट इनवेलप। इसका नगेशन पूछ रहा है हमसे वो कि नॉट, है ना, ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस इन द राइट इनवेलप। तो मतलब इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कम से कम एक लेटर है जो मिसमैच है, ये चीज है ना। तो मतलब ये लैंग्वेज समझने का थोड़ा इशू है, देख लो फिर भी, है ना। सो हमने जो किया है ये निकाला था, 9/24 था, प्रोबेबिलिटी नॉन ऑफ देम आर इनकरेक्ट, है ना। तो उससे था, यहाँ पूछना आई थिंक ये चाह रहा था ये। तो ठीक है, अब क्लियर है। मतलब यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा इशू है ना, तो वो इंग्लिश की प्रॉब्लम, मतलब मेरी भी शायद इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है ना, समझो इसको, तो समझने की बात है। ठीक है जी, कन्विंस है सब लोग, तो आगे बढ़े। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट पे आते हैं। सो हमारे पास जो है, आपके पास ये क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। तो ये हम लोग अभी डिस्क्रिप्टिव में पढ़े थे, फॉर सम डेटा। देखो हालांकि ये क्वेश्चन लिखने का तरीका गलत है, क्योंकि आप अब मान लो जिन बच्चों को, हमें क्या पता β1 क्या है, β2 क्या है, सिग्मा स्क्वायर क्या है, मतलब एक फॉर्मल वे होता है क्वेश्चन लिखने का कि आप एक्सप्लेन करो, मतलब यू डोंट अज्यूम कि बच्चा जानता है ना, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि β1 क्या है, β2 क्या है, सिग्मा स्क्वायर क्या है ना, ये लिखना चाहिए। जरूरी थोड़ी कि हर बुक का सेम नोटेशन है, तो जिस बुक से इसने बनाए होंगे या कॉपी किया होगा वहां का लिख दिया है, बट जरूरी नहीं कि हर बुक सेम नोटेशन फॉलो करे। एनीवे, तो β1 β2 दे रखा है, सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि μ4/μ3 स्क्वायर क्या होगा। तो बताओ जी, β1 का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, याद है? μ3 square upon μ2 cube. सो μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, एंड β2 क्या था? μ4 upon μ2 square. μ4/μ2 स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करो और निकालो इसकी वैल्यू। सिग्मा स्क्वायर 1 है, सिग्मा इसमें स्क्वायर, 2 आएगी। अच्छा, और तो फाइनल आंसर 2 है। सिग्मा स्क्वायर, अच्छा μ2 क्या होता था? μ2 ही तो सिग्मा स्क्वायर था ना, यस और नो? Yes, sir. μ2 वाज सिग्मा स्क्वायर, जो μ2 है वही सिग्मा स्क्वायर है, जो कि 1 है। क्योंकि जो हम म्यू वहां पे लिख रहे थे, म्यू आर, दैट वाज 1/n समेशन xi माइनस x बार की पावर r, rth मोमेंट है ना, दिस इज rth सेंट्रल मोमेंट है ना। म्यू आर जो है rth सेंट्रल मोमेंट है, तो जब r को 2 रखोगे यही सिग्मा स्क्वायर हो जाता है। सो ये जो μ2 है आपका, जो थ्योरी मैंने लिखाए हैं, वही सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। और μ1 निकालोगे तो ये 0 आ जाएगी, और μ0 निकालोगे तो ये 1 आ जाएगी, ठीक है ना, ये है। तो देखिए अब आपको ये सब डेटा पता है, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू, सो μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब आपको दे रखा है 3/2 है, एंड μ4/μ2 स्क्वायर आपको दे रखा है 3 है, और μ2 दे रखा है 1 है। ये 3 इक्वेशन आपको प्रोवाइडेड है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकालिए, μ4/μ3 होल स्क्वायर। तो जैसे बता रही है 2 आ रहा है, ये देख लीजिए बाकी लोग। कुछ डाउट है तो पूछिए, ठीक है ना, देख लीजिए। कैलकुलेशन करके देख लो आप लोग खुद से, और कुछ मिस्टेक है तो बताइए।
अरे भाई हाँ या ना, आंसर ठीक है, ए सही है, यस सर। ठीक है ना। चलो फिर तो आइए 28 देखते हैं कि 3 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ 2 events A and B represent the sum of the number drawn on the 3 dice are multiple of 5 and 6। अच्छा, तो 3 डाइस को थ्रो किया है तो सम क्या क्या हो सकता है, तो जो सम की पॉसिबिलिटी हो मिनिमम 3 होगी और कहाँ तक जा सकती है 18 तक सम, है ना। मिनिमम 1 1 1 आउटकम आएगा 3 होगी, मैक्सिमम का 6 6 6 आएगा तो। और इवेंट ए कह रहा है कि सम इज, है ना, ये तब है जब सम मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब 5 10 15, और बी है मल्टीपल ऑफ 6, तो सम होगा 6 12 18, यही ना। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो फिर से कैलकुलेशन बेस्ड है, निकालिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, एंड विच इज 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में कोई नंबर होगा, ये है ना जी, देख लो। सिर्फ आई होगा इंटरसेक्शन में। ओके, क्योंकि यहाँ सम 5 10 15 है, यहाँ 6 12 18 है, सो ए इंटरसेक्शन बी में ऐसा कोई आउटकम आएगा ही नहीं जो कॉमन है, तो ये तो 5 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जानी चाहिए, देख लीजिए बाकी लोग। सो ये 0 है और ये 0 है, तो ये 1 आना चाहिए, आप लोग चेक कीजिए, सही है। सो है ना, डी मॉर्गन्स लॉ से इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, एंड देन 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट हटा दिया तो ये हो गया, तो 1 होना चाहिए, देखो। डन, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 29, 2 groups of 100 sample units and 150 sample units are clubbed together। अच्छा, if mean and variance of the first sample is 15 and 9 and for the whole group is 15.6 and 13.44, then the mean of the second group is। तो कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला था ना, तो ये क्या दे रखा है, होल ग्रुप, मतलब कंबाइंड मीन इतना है और कंबाइंड वेरिएंस इतना है, ठीक है। मतलब ऐसा समझूं तो x1 बार है हमारे पास 15, सिग्मा 1 स्क्वायर है 9, ठीक। अब कंबाइंड जो है तो मैं ऐसा लिखता हूं x स्टार कंबाइंड को, तो कंबाइंड है 15.6, सिग्मा स्टार स्क्वायर है 13.44। तो आपसे पूछा गया मीन ऑफ द सेकेंड ग्रुप, तो बताओ x2 क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है ना। मैं भी पूछा जा सकता था कि व्हाट इज सिग्मा 2 स्क्वायर क्या होगा, तो फॉर्मूला याद है, कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस वाला लगाओ, से आ जाएगा। एन क्या है, 2 ग्रुप्स ऑफ 100 सैंपल यूनिट एंड 150 सैंपल यूनिट्स आर क्लब टुगेदर। सो n1 जो है वो 100 है ना, और n2 जो है वो 150 है, चेक करो। सो 2 ग्रुप है, एक 100 है एंड एक 150 का है, उसको साथ में कंबाइंड किया, सो n1 100 n2 150, x1 बार दिस x2 बार निकालना है। सो जो क्लास में हमने कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला लिखाया था उसको यूज करके आप लोग आंसर निकालिए। तो ये डेटा आपको गिवन है जो हमने लिखा है। सो द क्वेश्चन इज मीन ऑफ द सेकेंड ग्रुप, तो मुझे चाहिए x2 बार क्या आएगा, ये बताना है आपको कि व्हाट इज द x2 बार। कैलकुलेट करो जी, फॉर्मूला लगाओ, आपके नोटबुक में लिखा होगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, कंबाइंड मीन सर कंबाइंड। 16। अच्छा 16 आ रहा है, ये सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना। तो क्लास में लिखा रखा है फॉर्मूला, आपने नोट्स अगर बनाए होंगे देखो, जो भी नोट्स ग्रुप में भेजा होगा, तो जस्ट पुट करो फॉर्मूला पे, इजीली आ जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्वेश्चन है तो इजीली आ जाएगा, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा, ओके। सो x2 ही चाहिए बस हमें। तो मुझे लगता है ये वेरिएंस की जरूरत पड़ती है, तो इससे ही काम हो जाना चाहिए शायद, कंबाइंड मीन के फॉर्मूला से काम नहीं हो जाएगा, मतलब इसका जरूरत है Yes और sir, जरूरत नहीं है। यस है ना, इन दोनों की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो इतने से ही काम हो जाएगा, n1 n2 और इससे ही काम हो जाएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 बराबर कंबाइंड मीन, तो पुट कर दो, उस फॉर्मूले से ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक,
चलो इसमें आते हैं। अच्छा ये रैंडम वेरिएबल का है, इसको रहने देते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यू दिस विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएंस, तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है ना, क्या होता है इसका, n square 1/12। है ना, तो 4 आ जाएगा। तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन, ये फॉर्मूला ही है, तो इससे आ जाएगा आपका। फिर ये आपका 31 क्वेश्चन देखिए, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ वैल्यूज ऑफ 3 क्वार्टाइल्स, तो ये डिस्क्रिप्टिव का है फिर से, 4 6 14 है, देन बाउलीज कोइफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो इसका फॉर्मूला बताओ पहले क्या था। बाउलीज कोइफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से क्या फॉर्मूला लिखाए थे, Q3 plus Q1 minus 2Q2 upon Q3 minus Q1। Q3 माइनस Q1, ठीक है ना, फॉर्मूला आपको याद रखना है, सब पता है आपको कि वैल्यूज ऑफ द 3 क्वांटाइल्स, तो Q1 है 4, Q2 है 6, Q3 है 14, पुट करके आंसर नहीं निकाल लेंगे आप लोग, निकालिए, बस फॉर्मूला बेस्ड है, ये पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। सर 0.6। ठीक है ना, तो अब देख रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, फॉर्मूला याद है, पुट कर लीजिए आंसर आ जाएगा। पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, बस आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है कि अ साइक्लिस्ट पेडल्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज कॉलेज एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज टू हिज हाउस एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज, आई थिंक ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हो गया, 2023 का है ना, तो 23 में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आते, 23 में 2023 के एग्जाम में देखेंगे 100 क्वेश्चन आया हुआ है, बिकॉज उस समय 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आते थे, और फिर 25 एप्टीट्यूड, 25 मैथ्स और 50 स्टैट्स, तो 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ, तो मुझे लगता है ये एप्टीट्यूड वाला ही है, ये हमारे काम का नहीं है, ये मतलब आउट ऑफ सिलेबस है 2025 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि ये एप्टीट्यूड टाइप का होगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये उसने गलती से डाल दिया होगा, ठीक है। If 4 letters are to be placed randomly in 4 corresponding addresses envelope, फिर सिमिलर क्वेश्चन ही है, then the probability that none of them goes to the right envelope, none of them, अब जो मैं निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में, यहाँ वो चीज पूछ रहा है जो पहले मैंने निकाले थे, है ना, यहाँ वही पूछ रहा है ना, ये none of them goes to the right envelope, तो यहाँ निकालना है, जीरो मैचिंग का फॉर्मूला लगाना है, निकालिए, k बराबर 0 जो था ना, जीरो मैचिंग, तो k को 0 रखिए, आंसर आएगा हाँ 3/8 आएगा, 3/8 आएगा, 3/8। ठीक है ना, उससे देखो क्या है, यहाँ पे 4 है ना, 4 लेटर आर प्लेस्ड इन द 4 करेस्पॉन्डिंग एड्रेस एनवेलप, द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम गोज टू द राइट एनवेलप, कोई किसी राइट एनवेलप में नहीं जा रहा है, 3/8 आ जाएगा पक्का, ठीक है ना, देख लो, तो वहां में निकाला था ना, ये क्या 9/24 आया था कुछ, तो 3/8 यही आया था ना, तो जो हमने निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, है ना, देखो उसी साल पूछ रखा है, तो वहां उल्टा पूछा था, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है, तो इसलिए ठीक है। Two numbers are selected at random from 1 to 24। अच्छा ये लोग क्वेश्चन रिपीट करते हैं क्या, मतलब क्वेश्चंस तो वही है, बस पूछा कुछ और है, इन्वेलप्ड वाले में भी वहां कुछ और पूछा था, अभी कुछ और पूछा है, ये भी क्वेश्चन वही है, बस अब पूछा कुछ और है। 2 numbers are selected from this with replacement if a and b represent the event that the numbers drawn are multiple of 4 and 5, तो वो सब क्या 22 का था या 23 का ही था, 23 का ही था वो, ये था 23 का ही था 2 numbers वाला, और इधर लेटर्स वाला भी 23 का ही था, ठीक है ना, बस यहाँ पूछा कुछ और था, ओके ठीक है, देखो फिर भी सॉल्व करो, तो 2 numbers are selected at random from the letters 1 to 24 with replacement, so a and b represent the events that numbers are multiple of 4 and 5, तो इवेंट भी सेम ही है, वहाँ पे सेम है, इवेंट भी सेम है, बस यहाँ पूछा कुछ और है, सब आपसे पूछ रहा है, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो जाएगा ये, और अगला वाला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और आपने जो निकाले थे, जो हमने वहाँ कैलकुलेट किए थे, वहाँ हमने ये कहा था 2 नंबर लिखने का मतलब नहीं है
है ना, तो वही अप्रोच लगाते हैं, 1 नंबर्स की बात करते हैं। तो यहाँ से कितना आया था ये, इसमें था कि ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, तो इंटरसेक्शन में तो 1 आया था और बी में टोटल था 4, यही ना, और 1 माइनस 1/6, मतलब उसका जो पूछा था ना उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ हो गया है। तो कितना आता है 3/4 प्लस 5/6, या देखो कितना आता है यहाँ से क्योंकि जो ए में था ना मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 4 4 8 12 16 20 24, ठीक, और बी में जो है 5 10 15 20, यही था ना। सो इंटरसेक्शन में एक ही आएगा। तो ये लोग मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना, देखो 19/2 मैच कर रहा है ना, मतलब इसका मतलब, तो या यहाँ 12 ले सकते हो एलसीएम, तो 4 3 12 9 6 2 12 10, 19/12, तो यही मैच करेगा 2 के लिए। तो यहाँ 2 नंबर्स की जरूरत नहीं है, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है ना, या में भी हो सकता है उसी सेंस में हो, 2 नंबर से भी सर अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है फिर कैसे करना चाहिए, मतलब 2 नंबर से तो पूरा कैलकुलेशन ही चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, तो कुछ और भी 1 नंबर करोगे से ऐसा ये सब मार्क्स टू ऑल वाले क्वेश्चंस हैं, तो बाद में जब क्लेम करोगे ना तो फिर मार्क्स टू ऑल हो जाएगा। जैसे अभी जैम में आया हुआ है ना कि जो क्वेश्चन तुम्हें गलत लग रहा है 15 20, वहाँ भी ऐसा ही है कि वहाँ भी जब आंसर की आएगा सीयूटी का भी, तो आपको कुछ दिन का टाइम मिलेगा, यू कैन क्लेम कि आपको लगता है ये गलत है, देन उसका प्रोसीडिंग है उसके अकॉर्डिंग। सो इफ, है ना, ऐसा होता है जैसा आप सोच रहे हो, तो फिर मार्क्स टू ऑल होगा, ये है। सर लेकिन टाइम तो वेस्ट हो ही सर गया ना। जैसे 1 नंबर के लिए तो आंसर ठीक आ रहा है, तो वो करके आ सकता हाँ है। करके आ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या, अगर कोई क्लेम नहीं किया तो उन्होंने आंसर की में ये लगा दिया, तो जिन्होंने ये टिक किया होगा उनको मार्क्स मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने क्लेम किया और वो कन्विंस हुए, फिर मार्क्स टू ऑल होगा। तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया, जिन्होंने नहीं किया, सबको मार्क्स मिलेगा, ये है, मार्क्स टू ऑल हो जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन सबको मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन में, फिर चाहे अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो। हाँ, जो टाइम वेस्ट करेगा उसका लॉस है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए एग्जाम में किसी क्वेश्चन पे। आपको नहीं समझ आ रहा, फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दो, बाकी जब टाइम बचेगा एंड में देखो, ये है। क्योंकि अगर गलत हुआ तो मार्क्स टू ऑल होना है, तो आप अगर टाइम दोगे तो वो वेस्ट ही होना है, क्योंकि उसका कुछ आउटपुट तो आएगा नहीं, क्योंकि जो बच्चा नहीं अटेम्प्ट किया उसको ही मार्क्स मिलेगा उस क्वेश्चन में, जो गलत होगा उसमें। तो ये आंसर 1 नंबर का हमने निकाला, ये 1 नंबर के लिए निकाला है कि 1 नंबर सेलेक्ट किया, पिछला कुछ था यही वाला, तभी 1 नंबर के लिए निकाला, तब सही आंसर आएगा, वरना 2 नंबर के लिए आंसर मैच ही नहीं करेगा। तो ये 1 नंबर के लिए निकाला, 1 नंबर सेलेक्ट किया, ये है ठीक है ना, तो उससे मैच करेगा ए। 35 देखिए, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ पियर्सन्स कोएफिशिएंट, यही β1 β2 आ गया, देन मोमेंट बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो अभी आपने β1 लिखाए थे, बताओ β1 क्या था जी। μ3² अपॉन μ2 क्यूब। सो μ2 क्यूब ये है 0.09, एंड β2 क्या था, सर यहाँ तो डायरेक्टली अल्फा 1 निकाल लेंगे ना, हाँ वही निकालोगे, जरूरत नहीं। √ ऑफ तो β1। क्या फॉर्मूला है इसका, मोमेंट बेस्ड ऑन स्क्यूनेस, इसका क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला लिखाया था, α1 क्या आएगा α1, √ ऑफ β1। हाँ तो वही, तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो उससे आगे कंटिन्यू करना, तो वही चीज़ है। सो मतलब ये तो मैं यूज़ कर रहा था कि मीन निकालते फिर वहाँ से निकालते, इसकी जरूरत ही नहीं है, फिर तो वैसे ही आ जाएगा, है ना। सो ये है, तो इसमें बस फॉर्मूला देखना, आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था देखो। सो फॉर्मूला जो क्लास में लिखाए थे स्क्यूनेस के डिफरेंट डिफरेंट, है ना, बेस्ड ऑन मोमेंट, फिर बेस्ड ऑन क्वार्टाइल, बेस्ड ऑन, है ना, डिफरेंट बेस्ड लिखाए थे, तो उसका चेक कर लो फॉर्मूला क्या है। तो इससे क्या आएगा, तो इसकी मतलब ये मैं बस फॉर्मूला बता रहा था, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यहाँ पुट करोगे तो इससे आ जाएगा। कितना आएगा ये 0.03, एक मिनट 0.3 नहीं, 3/10। नहीं 0.3 ना, तभी तो 0.09 होगा, हाँ 0.3, तो मतलब 3/10 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि क्या है, ठीक है, देख लो। देखो इसका फॉर्मूला चेक कर लो एक बार, बस पुट कर लो। इसका क्या आएगा, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही अभी जो कर रहे थे उसका,
तो बताइए इसका फिर β1 β2 पुट करके इसका निकालो आंसर क्या आएगा, है ना। ये μ2 है, तो μ2 5 है, जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही तो है, सेम ही, इसको अप्लाई करो और आंसर निकालो, सेम क्वेश्चन है ना। सिमिलर क्वेश्चन रिपीट किया, बस पूछा कुछ और है। मतलब ये लोग इतना मेहनत नहीं करते क्वेश्चन बनाने में, जस्ट किसी बुक से उठा के डाल देते हैं ऐसे ही। सॉल्व करो जी, निकालो आंसर, बताओ क्या आएगा। सर ऑप्शन ए, ओके ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, β1 का फॉर्मूला लिखो, β2 का फॉर्मूला लिखो, ये μ2 आ गया, 3 इक्वेशन है, तो जो भी है ना मोमेंट्स आते हैं निकालो, फिर यहाँ पे मोमेंट, थर्ड मोमेंट का स्क्वायर अपॉन फोर्थ मोमेंट पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे बता रही स्क्यूनेस बेस्ड मोमेंट्स का फॉर्मूला कुछ और नहीं होगा? क्या था उसमें, क्या लिखाया था हमने, रूट β1 इंटू β2 प्लस 3 करके वो बड़ा सा फॉर्मूला था। निकालो उसको, उससे पुट करो तभी आंसर सेम आएगा, पुट करके देखो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, पुट करो। रूट अंडर β1 β2 प्लस 3 अपॉन 2 टाइम 5 टाइम, उससे क्या आता है, पुट करो। हाँ सर अल्फा 1 की तो स्क्यूनेस का कोफिशिएंट होता है। हाँ वो तो ठीक है, बट इससे क्या आएगा जरा देखते हैं, जो लिखाया था, जो हमने क्लास में लिखाए थे वो क्या लिखाए थे, ये लिखाए थे ना, इससे क्या आएगा। अच्छा इसको चेक करते हैं, तो ये जो था हमारे पास इसमें जो गुप्ता कपूर में फॉर्मूला है, ये तीसरा में बेस्ड ऑन मोमेंट कोफिशिएंट, तो ये कुछ ऐसा लिख रखा है, रूट अंडर β1 β2 प्लस 3 अपॉन 2 टाइम 5 β2 माइनस 6 β1 माइनस 9, इससे क्या आता है देखो जरा, इसमें जरा पुट कीजिए वैल्यूज, हम बताइए कितना आंसर आएगा, केयरफुली कैलकुलेशन कीजिए, है ना। गुप्ता को ये पेज नंबर 2.54 पे है, ये मेरे पास सारा की ओल्ड एडिशन है, ये 11th एडिशन है ना। तो इसमें पेज नंबर 2.54 पे तीसरा पॉइंट में लिख रखा है, बेस्ड अपॉन मोमेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज, सो 0.3 और ये 437 अपॉन 2 टाइम 20 11 माइनस 6 β1, so 1 0.54, निकालिए कितना आएगा। ऐसा कुछ कैलकुलेटर से कितना आता है ये डेसिमल में आएगा, ये फ्रैक्शन 2.1 डिवाइडेड बाय 1.3 आ रहा 20.92, है। एक मिनट कितना, एक आदमी बताओगे। हाँ 2.1 डिवाइडेड बाय मुझे कुछ समझ नहीं आया, 0.1003। तो इससे कुछ मैच करेगा, इससे तो नहीं आएगा। सो ये β1 β2 क्या था, यहाँ पे जो β1 β2 है, इसका नोटेशन इसमें क्या लेता है गुप्ता कोर वाले, μ3 स्क्वायर अपन μ2 क्यूब μ4 μ2 स्क्वायर, पियर्सन्स बीटा, पियर्सन्स ही है भी तो आपने जो निकाला था गामा 1 निकाले थे ना, गामा 1 इज रूट β1, इसने तो गामा 1 लिख रखा है। कार्ल पियर्सन डिफाइन द फॉलोइंग 4 कोएफिशिएंट बेस्ड अपॉन द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन। सो β1 तो वही है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, गामा 1 है रूट अंडर β1, एंड β2 है आपका μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, गामा 2 है β2 माइनस 1। तो 0.1 के अप्रॉक्स कौन आएगा इनमें से, डिवाइड करोगे तो इसको डेसिमल में लाओ, ये कितना आता है,
क्योंकि ये तो 0.3 है, अगर इस फॉर्मूले से अलग आ रहा है इसका मतलब क्या है? सर ऐसे तो 1/9 0.11 होगा। हाँ वो तो एग्जैक्ट नहीं बचेगा ना, बनेगा ना। जैसे आप कह रहे तो मतलब वही है, लेकिन इसमें फॉर्मूला अलग क्यों दे रखा गुप्ता कपूर में? आंसर की में इसने क्या दिया है? कौन सा क्वेश्चन है ये? 36 ना? तो नहीं 36 तो ये था 35 लिखा है, 35 का आंसर 35 में फोर्थ ही लिखा है ना? तो इसका मतलब है रूट अंडर ये है, लेकिन वो कैसे? वो फॉर्मूला कहाँ पे लिखा आपने जो लिखा है उसमें? उसमें है किसी बुक में? सर वो मैंने पहले ही पढ़ा था यूट्यूब से। अच्छा, नहीं यहाँ भी है गामा वन रूट अंडर बीटा वन, तो ठीक है, बट ये गामा वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पियर्सन्स गामा कोएफिशिएंट बोल रहा है इसको, रूट अंडर बीटा वन जो है। मे भी कुछ एरर होगा। सो क्योंकि गुप्ता कपूर वाले बुक को फॉलो करे तो उसमें फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, और हम भी किसी बुक को ही फॉलो कर सकते हैं ना, तो वैसा है। तो जो फॉर्मूला इसने लिख रखा है ये गामा वन जो है ना, जैसे बोल रहा है गामा वन नेगेटिव है, तो इट इज़ नेगेटिवली स्क्यूड। तो क्या गामा वन रिप्रेजेंट करेगा? तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा क्या यूज़ करना है? हेलो सर। बताइए। सर पेज नंबर 2.62 को जाइए, वहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व है ना, जी जी जी। वहाँ पर नीचे ही लिखा गया है मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय गामा 1 इज इक्वल्स टू रूट बीटा 1। हाँ वो लिखा तो है, लेकिन ये फिर इसका क्या करेंगे? जो दूसरा लिखा है उसका क्या करेंगे? सर मे भी कुछ एरर होगा क्वेश्चन हाँ वही में, एग्जैक्टली ना, दो जगह लिखा है ना, यहाँ लिखा तो है ग्रेस मार्क। रूट अंडर बीटा वन, तो यहाँ पे यूज किया ना गामा वन रूट अंडर बीटा वन, ये लिखा तो है मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय, यही ना? सो यहाँ लिखा है मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय रूट अंडर बीटा वन, और उसकी वैल्यू निकाला है इसने। लेकिन इधर इन्होंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, मतलब ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्यूशन में इसने भी यूज वही किया गुप्ता कपूर ने, कि मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय, है ना, जो लास्ट एग्जांपल है चैप्टर 2 का, उसमें सॉल्व एग्जांपल है ये, तो उसमें यूज तो इसने भी रूट अंडर बीटा वन ही किया है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बीटा वन का रूट 0.3 आएगा, जो कि उन्होंने बताया है, सही भी है यहाँ पे सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ फॉर्मूला में उसी के एक पेज पीछे इन्होंने फॉर्मूला में लिखा है बेस्ड अपॉन मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज दिस, तो या तो यहाँ पे गलत है इसका मतलब ये वाला, तो रूट बीटा वन ही लिखना चाहिए उनको। सर पियर्सन के चलते डिफरेंस तो नहीं आ रहा है? नहीं पियर्सन तो बीटा वन मतलब जो है ना, वो तो पियर्सन बीटा वन बीटा टू का नाम है पियर्सन कोएफिशिएंट। तो मे भी यहाँ ही गलती है, रूट बीटा वन ही मेरा का सही आंसर है। तो इन्होंने दो बार क्यों लिखा है, क्या ही मतलब है लिखने का? रूट बीटा वन ही सिर्फ लिखते। इसमें गलतियां, इस बुक में काफ़ी गलतियां हैं, गुप्ता कपूर वाले बुक में ना, कई जगह मिलेगा आपको, क्योंकि सॉल्यूशन में ये खुद भी यही लिख रहे हैं, रूट बीटा वन ही लिख रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला में इन्होंने वो लिख दिया है। तो ठीक है ना, रूट बीटा वन ही कंसिडर करके चलते हैं। सो आंसर भी तो इन्होंने उसी तरह से दिया है, क्योंकि उन्होंने कोई एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या यूज करेंगे? कंफ्यूजन होगा, वही तो। हाँ टाइम भी बहुत कम है ना, 90 मिनट ही दिए हैं। हाँ टाइम तो कम है, लेकिन देखो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो टाइम कम है वो सबके लिए कम है। अगर आपको लगता है 3 घंटे होता हम ज्यादा कर पाते, तो हर बच्चा ज्यादा कर पाता, तो आप उसमें कंप्लेन मत सर करो, है पर ना। ऐसे क्वेश्चंस में तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा ना। हाँ तो उसको आप इग्नोर करो, स्किप करो ना, वही तो समझना है। एग्जाम में ये तो समझदारी देखो कि कॉम्पिटिशन्स हैं, और सबको सेम ऐसा सेम मतलब टाइम है, सेम क्वेश्चंस हैं, सब कुछ सेम है, तो आपको उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, जैसे कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, अगर 3 घंटे दे दिया
तब भी ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत क्वेश्चन कर लोगे कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, ऐसा तो कोई है नहीं। तो आपको उसमें उसी में बेस्ट करना है जो दिया गया है। तो 90 मिनट है, 75 क्वेश्चन हैं, इसी में आपको जितना कर सकते हो करना है, उसी बेस पे रिजल्ट आएगा। सबको उसी 90 मिनट में ही करना है और उसी में रैंकिंग होगी, उसी में जितने जितने अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना। और फिर मैं कह रहा हूँ मार्क्स जो होगा उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा ना, जो हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसके बाद सारे ऑप्शंस हैं वो है। तो आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी मुझे लगता है रूट बीटा वन ही लेके चलते, क्योंकि सॉल्यूशन में खुद ही रूट बीटा वन यूज़ कर रहा है। तो उस फॉर्मूले को तुम लिख लो, रूट बीटा वन ही यूज़ करना। तो मे बी वहाँ पे मिस्टेक होगा लिखने में, रूट बीटा वन टाइम समथिंग लिखे, मे बी वो एक्स्ट्रा होगा या कहीं कुछ और लिखना चाह रहे होंगे, सो इसीलिए, ठीक है ना। तो रूट बीटा वन ही कंसिडर करते हैं। तो ये तो हो गया ना। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है अ 4 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स इज टू बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5। द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सो फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो ये सब भी क्लास 11 12 में जो प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते थे उस तरह के क्वेश्चंस हैं। सॉल्व कीजिए। 5 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट डिजिट मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 5 डिजिट के आपको नंबर बनाने हैं, ठीक है। और 5 डिजिट, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, यहाँ पे आपके पास 4 पॉसिबिलिटी है, नहीं 5 पॉसिबिलिटी, 0 से 5 तक, 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 0 नहीं रख सकते, यहाँ भी 5 पॉसिबिलिटी, क्योंकि 0 की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो ये मैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लगा रहा हूँ। तो कितना हो गया, है ना, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 600 600 होगा सर। है, 600। ओके, तो ये जी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल है ना, इतने नंबर्स हम बना सकते हैं टोटल 5 डिजिट के यूजिंग दीज 6 डिजिट्स। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, सही है। अब पूछ रहा है कि द नंबर सो फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका सम 3 से डिविजिबल हो, यही ना। तो आपको काउंट करना पड़ेगा, ये काउंटिंग प्रिंसिपल पे ही है मुझे लगता है ये सब ना। वो जो क्या था क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उस पे बेस्ड ही ये सब क्वेश्चंस है आपका कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर आउटकम 600 हो गया। अब आप ढूंढिए इसमें कितने हैं। तो आप पहले ढूंढिए पेयर, वो बनाइए, मतलब क्या करना है, डिजिट्स चूज कीजिए with distinct digits is to be formed by using digits this. The probability that the number so formed is divisible by 3 distinct digits, है ना। तो आना तो यही 5 है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अच्छा मेरे पास 6 डिजिट है ना, यूज करना 5 को है, तुमने किसी 5 को। तो बताओ ऐसे कौन सा 5 लोगे जिसका सम 3 से डिविजिबल आएगा, विच 5 यू विल चूज। मतलब कौन से 5 लोगे जिसका सम 3 से डिविजिबल हो, सो विच 5 यू विल चूज। जैसे एक तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, इन 5 से जो भी नंबर्स बनेंगे वो सब 3 से डिविजिबल होगा, यस और नो, ठीक है। अब इसमें हटा के इसको सकते हैं। और दूसरा 9 पॉसिबिलिटी by है 25। 0 1 2 4 5, ये एक पॉसिबिलिटी है। इन 5 डिजिट्स में जो भी नंबर बनाऊंगा वो। और बताइए इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी है। नहीं सर, यही दो। यही है। तो इससे देख लेते हैं कितने नंबर हम बना सकते हैं 5 डिजिट के। तो यहाँ पे तो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये 5 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। तो ये 5 फैक्टोरियल मतलब 120 नंबर्स इससे बन पाएंगे 5 डिजिट के। तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 चॉइस है, ये वाला। इधर आपके पास 0 भी आ जाएगा तो बचेगा 4 चॉइस, क्योंकि 3 इनमें से एक 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ 3 चॉइस, यहाँ 2 चॉइस और यहाँ लास्ट 1 चॉइस। सो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 इंटू 4 कितना, 96। सो 96 हो गया।
तो 120 प्लस 96, अगर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो 600 ऐसा होना चाहिए, देख लो। अच्छा कुछ कॉमन तो नहीं होगा ना इन दोनों में? हाँ कॉमन तो नहीं होगा क्योंकि हमने वो किया ना। So 9 by 25. आ रहा है? ओके So 9 by 25. ठीक है फिर, है ना, देख लीजिए आप लोग। कुछ डाउट है तो पूछिए। तो ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये जो अभी टेक्निक यूज कर रहे थे काउंटिंग वाला, ये क्लास 11th में एक चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसको आप ठीक से कर लेंगे, आप लोग को आता ही होगा। तो वो यूज कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये तो पीडीएफ का क्वेश्चन है, पीडीएफ दे रखा है, मीडियन पूछ रहा है। तो मीडियन हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको हिंट के लिए बता दूं कि आप पीडीएफ दे रखा है, पीडीएफ से आप जानते होंगे हाउ टू फाइंड सीडीएफ, और सीडीएफ निकालिए और सीडीएफ को हाफ के इक्वल रख दीजिए, जो भी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो आपका मीडियन होगा। तो आसान है ना, यू जस्ट फाइंड CDF, पुट CDF इज इक्वल टू हाफ, जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी वही मीडियन होगा रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, तो ये अप्रोच आप कर लीजिएगा। तो हालांकि अभी पढ़ा नहीं हमने रैंडम वेरिएबल, स्टिल यू कैन सॉल्व, है ना। फर्स्ट क्वार्टाइल, तो इसका भी सिंपल अप्रोच है, पीडीएफ आपको दे रखा है, आप CDF निकालना और इसको 1/4 के इक्वल रखना। पिछला मीडियन था, मीडियन इज सेकेंड क्वार्टाइल, तो 1/2 रखा। थर्ड क्वार्टाइल लिखा होगा तो 3/4 रखेंगे, तो 1/4, 2/4, 3/4, 1। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी जहाँ पे हो जाती है वो फर्स्ट क्वार्टाइल है, 2/4 जहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो सेकंड क्वार्टाइल है जो कि मीडियन भी है, थर्ड क्वार्टाइल 3/4, फोर्थ क्वार्टाइल 1। तो आप CDF निकालो, 1/4 के इक्वल रखो, जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होगा, तो इनमें से ही एक आएगा। ठीक है ना, CDF निकालना आता होगा तो CDF निकालिए। CDF क्या होता है, यहाँ 1 से इन्फिनिटी है ना, तो 1 से x में इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना, ये CDF आ जाएगा। और जैसे यहाँ निकालोगे तो आई थिंक 1 - 1/x आ जाएगा, है ना, ये आता है CDF, और इसको रख दो 1/4, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, यही आएगा, देखो बड़ी, इस भाई कितना आएगा, ये 1 - 1/x, 4/3। ये 1 - 1/x आएगा, सही ना। तो यहाँ से x निकाल लो 4/3, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, हालांकि पढ़ाया नहीं, लेकिन सब लोग जानते हैं, एग्जाम में जो पढ़ा होगा लोगों ने, बेसिक स्कूल अपने अभी कॉलेज में आपने पढ़ा होगा। तो ये CDF निकाला, CDF आएगा 1 - 1/x, उसको 1/4 रख दिया, तो 4/3 इज द मीडियन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अगर बात करें जो हम कर रहे थे, तो यहाँ भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसको CDF निकालोगे तो यहाँ जो CDF होगा ये होगा 0 से x, तो 0 से x में इंटीग्रेट करो 3 टाइम 1 - t³ नहीं t² dt, ये CDF आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लो तो आई थिंक ये आएगा 1 - x का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि किसी का डेरिवेटिव है वो, ये CDF है। अब क्या करोगे, 1 - x के क्यूब को आपको मीडियन चाहिए, तो मीडियन चाहिए तो 1/2 रख दो, तो यहाँ से x निकाल लो, वही आंसर होगा। तो यहाँ 1/2 का क्यूब, ठीक है, 1 - x, फिर x कितना आएगा, 1 - दिस, तो ये आंसर है। देखो, तो ये फोर्थ वाला आंसर है। जैसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है, ये रैंडम वेरिएबल का हालांकि है। ठीक है, तो CDF निकालना है, CDF को हाफ के इक्वल रखेंगे, जो x आएगा वो मीडियन है। CDF को 1/4 रखेंगे, जो x आएगा वो फर्स्ट क्वार्टाइल है। CDF को 3/4 रखेंगे, जो x आएगा वो थर्ड क्वार्टाइल है। अब है ना, ये रैंडम वेरिएबल का ये भी क्वेश्चन वही है, इसमें यही पूछ रहा है कि MD अगर मीडियन है तो बताओ क्या रिलेशन सही है, तो फिर से सेम चीज़ है, इसका आप CDF निकालो क्योंकि डिस्क खत्म तो हो गया है। तो CDF जब निकालोगे तो इसको भी 0 से x में इंटीग्रेट करना होगा, ये हो जाएगा, एंड देन इसको इक्वल रख देना है, मीडियन चाहिए ना जो x की वैल्यू आएगी, तो इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा आपको इंटीग्रेट करने के लिए ना, t बाहर e की पावर -t/-1 माइनस, फिर t का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव -t/t, ठीक है, dt रहेगा, एंड 0 से x ये है। सो फाइनली कितना आ जाएगा, सो फाइनली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सो ये आएगा t - t e की पावर -t, और ये फिर एक बार, एक मिनट, यहाँ क्या आता, e की पावर t/-1 आता ना, ये तो -1 माइनस माइनस एक बार और माइनस लगेगा तो फिर वही हो जाएगा e की पावर, ये आ गया CDF आपका, देख लीजिए
तो कहने का मतलब ये है अगर माइनस टी माइनस कॉमन ले ले माइनस ई की पावर माइनस टी तो बचेगा 1 प्लस टी। यही है जी। तो इसका CDF जो निकलेगा इस वाले रैंडम वेरिएबल का जो CDF आएगा माइनस 1 प्लस एक्स, टी खत्म हो जाएगा ना, वो तो हम 0 से x कर देंगे ना। अच्छा 1 मिनट पहले ये करना पड़ेगा इसको, 0 से x तो पुट किया ही नहीं हमने। सो 0 से x में क्या होगा, x रखेंगे ये आ जाएगा, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, है ना, x रखेंगे तो वो आ जाएगा ना माइनस 1 प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। इसकी थ्योरी आपने पहले पढ़ा होगा, मैंने थ्योरी भी नहीं पढ़ाया, बस मैं क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। जब 0 रखेंगे तो ई की पावर माइनस 0, तो ये प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस 0 1, 1 प्लस 0 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। और मीडियन चाहिए तो इक्वल टू हाफ। अब यहाँ से बस आपको देखना है किसके साथ फिट बैठ सकता है ये, तो बस आपको क्या करना है, x जो है मीडियन, यहाँ जो x है वो मीडियन है, तो यहाँ MD लिखा हुआ है वही चीज़, तो इसको बस आपको ठीक से मैनिपुलेट करना है और देखना है किसके साथ ये फिट बैठेगा। तो बस एक लाइन और बचा है, उसको आप क्या कर सकते हैं, 1 को उधर भेज दीजिए, तो 1 को उधर भेज देंगे तो 1 प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, 1 को उधर भेजिए, माइनस कैंसिल करा दीजिए तो बचेगा हाफ। ये है। अब इसमें दोनों तरफ लॉग लगा दो, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, बनेगा कुछ? यू अप्लाई लॉग बोथ साइड, लॉग लगाओ तो क्या होगा, ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बराबर ln हाफ कर दूं, तो ऐसे फिर तो नहीं बैठ रहा, देख लो x मल्टीप्लाई कैसे होगा, चेक कर लो, कैलकुलेशन सही ना, इंटीग्रेशन सही किया हमने बाई पार्ट लगा के, इसमें एंड ऑप्शन मैच नहीं करता है। नहीं करेगा इसमें, गलत हो, कुछ गलती होगा, ठीक है ना। तो एनीवे ये आएगा, तो यहाँ ऑप्शन आना चाहिए, इसका जो एक्चुअल ऑप्शन आएगा ऐसा आएगा, है ना, ln 1 प्लस एम डी माइनस एम डी बराबर ln हाफ, ये बनेगा। मुझे लगता है इसको प्रोडक्ट में लिख दिया है गलती से, ये ln एम डी होगा, ओ सॉरी ln एम डी का जस्ट एम डी, है ना, तो एम डी को अगर लिखेंगे ई की पावर ln एम डी, वैसे को एक्सपोनेंशियल तो कहीं है ही नहीं ना, सो मे बी आई थिंक ऑप्शन में कहीं गलती है। एनीवे बाकी तुम कैलकुलेशन देख लेना, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने का, यहाँ मिस्टेक है। सो हमने ये असाइनमेंट डिस्कस कर लिया है, है ना, ये है, आप लोग खुद से एक बार सॉल्व कर लो। तो अभी तक हमने 2 पार्ट, सो यहाँ से हमने अभी ये 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, है ना, जो कि जैम में प्रोबेबिलिटी तो था, बस ये नहीं था, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नहीं था और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, ये है। सो बाकी सिलेबस पूरा जैम के सिलेबस में है, जैम रिकॉर्डेड में ऑलरेडी है ये सब। बाकी अब बचता है ये वाला पार्ट जो जैम में नहीं है, है ना, ये वाला पार्ट है जो आपको जैम में नहीं मिलेगा, तो इसको डिस्कस करते हैं कल से, ठीक है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो आपको बचेगा वो पूरा जैम में है। तो जिन लोगों ने जैम का रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है या जैम का लाइव क्लास किया, आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपको फोकस क्या करना है, ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने हैं, बस यही है, क्वेश्चन सॉल्व करो, रिविजन करो, है ना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा है, तो जस्ट प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। तो ये अभी नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट करते हैं, एंड देन एक बार ये टॉपिक हो जाएगा फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे शुरू से। फिर जो लोग CUET के प्रॉपर बच्चे हैं जो जैम नहीं किए हैं, तो यहाँ से हम लोग लाइव में सीक्वेंस सीरीज से स्टार्ट करेंगे, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस। क्लास होगी कल? कल हाँ हो सकती है, मैं बताता हूँ, हाँ कल संडे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ मतलब मैं क्लास तो 7 दिन लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पॉसिबल हो तो बता दूंगा, अदरवाइज 7 दिन क्लास होगी, ठीक है। सो ठीक है ना, फिर यही सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंस, इंटीग्रल, मैट्रिसेस, ये खत्म हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएंगे रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एस्टिमेशन और टेस्टिंग, यही रहेगा, ठीक है जी। चलिए हो जाएगा कंप्लीट, है ना, CUET एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस हो जाएगा। बाकी आप अपना प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट अभी अपलोड हो रहा है तो अभी पहले प्रैक्टिस से फोकस करो, ठीक है। फिर आज इतना ही स्टॉप करता हूँ, कुछ पूछना हो डाउट तो पूछ सकते हो।